हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBB आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा देते हैं ताकि जो है सारा टॉपिक आपका कवर हो जाए और आपका अच्छा नंबर आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछता है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है तो इसका आंसर आप लिखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग डाल देंगे, जनसंख्या विस्फोट, और इसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यधिक हो जाती है तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, वहाँ पे 1000 लोग हैं, ठीक है। कोई एक क्षेत्र है, वहाँ पे 1000 लोग हैं और इस क्षेत्र में 5 साल बाद फिर रिसर्च किया गया, फिर सर्वे किया गया, तो यहाँ पे जनसंख्या जो है 10,000 हो गई, ठीक है। जनसंख्या कितनी हो गई? 10,000 हो गई। लेकिन ये 10,000 होकर, मान लीजिए 10,000 ना होकर ये जनसंख्या अगर 20,000 हो जाए, ठीक है। 10,000 होनी चाहिए थी लेकिन अगर 20,000 हो जाए तो इस प्रक्रिया को जनसंख्या विस्फोट कहेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि होनी थी उससे अत्यधिक हो गई, यानी दुगना हो गया। तो ऐसी प्रक्रिया को जनसंख्या विस्फोट कहा जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ को जो है उल्लेख कीजिए। तो जनसंख्या शिक्षा के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा देगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जनसंख्या शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? लिखेंगे जनसंख्या परिवर्तन और मानवीय आवश्यकताओं का ज्ञान देना जनसंख्या शिक्षा कहलाता है। पहली वाली परिभाषा अगर समझ में नहीं आया है तो दूसरी वाली दे सकते हैं। पारिवारिक जीवन शिक्षा तथा परिवार नियोजन की शिक्षा प्रदान करना ही जनसंख्या शिक्षा के नाम से जाना जाता है। मैं आपको और आसान शब्दों में समझाऊं तो यहाँ पे लिखा है पहले वाले में, जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन का मतलब है जनसंख्या में बदलाव होना। जैसे भारत में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत में 121 करोड़ आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अब जो है ये 121 करोड़ जो है बढ़कर 140 करीब करीब पहुंच चुकी है। तो कहने का तात्पर्य कि जनसंख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अब जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है इससे संबंधित हमें शिक्षा प्रदान करनी है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना कि जनसंख्या में परिवर्तन होना और मानवीय आवश्यकताओं की परिवर्तन होना। भाई सिंपल सी बात है, जनसंख्या में जब बदलाव होगा तो मानवीय आवश्यकताओं में बदलाव होगा और इन सब के बदलाव के कारण जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन्वायरमेंट दूषित होता है। तो इस प्रकार से हमें जनसंख्या का शिक्षा देना चाहिए। तो इसी प्रक्रिया को जनसंख्या शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ऐसे इसमें लिखा है पारिवारिक जीवन शिक्षा, यानी जनसंख्या में परिवर्तन होना, पारिवारिक जीवन में परिवर्तन होना है, ठीक है। दूसरी बात ये परिवार नियोजन, परिवार नियोजन को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाना, इन सब के बारे में शिक्षा प्रदान करना जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है? कुछ 3 कारण यहाँ पे मैंने लिखा है। जैसे पहला, कम उम्र में शादी। अगर इसके बारे में लिखने का जाए, जो इसका व्याख्या करने का जाए तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। कम उम्र में अगर शादी हो जाती है तो जनसंख्या जो है वहाँ पे बढ़ने का जो है चांस होता है। तो कम उम्र में शादी जो है ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन। बहुत लोग कन्फ्यूजन होगा, जलवायु परिवर्तन से कैसे जनसंख्या वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन से जनसंख्या वृद्धि होती है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में जो है गर्म स्थान होते हैं, जहाँ पे गर्म स्थान, या भारत में जब जो है गर्मी का दिन आता है तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है जलवायु में, एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होता है, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होने के कारण जो है वो सिचुएशन क्रिएट ऐसा होता है कि जो है गर्म जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे व्यक्तियों के अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं, और जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो एक दूसरे से जो है संबंध स्थापित करते हैं, मेल फीमेल, और उसके बाद जो है जनसंख्या वृद्धि वहाँ पे जो है प्रकट होती है। तो कहने का तात्पर्य कि जनसंख्या में वृद्धि में जलवायु परिवर्तन भी भागीदारी होता है। अगला है मृत्यु दर में कमी। आप देख रहे हैं कि जो है मेडिकल क्षेत्र में इतनी तीव्र गति से वृद्धि हुई है जिसके कारण जो है मृत्यु दर में कमी हुई है। जब मृत्यु दर में कमी होगी, जन्म दर में वृद्धि होगी, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या भी वृद्धि होगी। तो ये 3 कारण हैं जिसे आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे पूछा जा सकता है
कि जनसंख्या शिक्षा की क्या समस्या है, उन्हें दूर करने के सुझाव दीजिए। इस सवाल को अथवा करके इस प्रकार से पूछ सकता है कि जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं की विवेचना कीजिए। तो क्या समस्या है जनसंख्या शिक्षा की, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट है अंधविश्वास। अगर आपको जैसे कोई जनसंख्या शिक्षा के मतलब जनसंख्या जो है उसके बारे में कोई आपको शिक्षा दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो बहुत लोग ऐसे समाज में लोग हैं जो अभी अंधविश्वास में जीते हैं। बहुत सारी जो ऐसे धारणाएं हैं, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, वो चली आ रही हैं और लोग अंधविश्वास में जीते हैं। तो वो भी एक तरह से लोग को शिक्षा प्रदान नहीं हो पाती है। दूसरा है सामाजिक कुरीतियाँ। कुरीतियाँ का मतलब होता है बुराइयाँ। समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयाँ आज भी व्याप्त हैं और कल भी थी और आने वाले कल भी कुछ रहेंगी। जिसका मतलब ये है कि जनसंख्या शिक्षा संबंधी जो है, अगर आप शिक्षित करना चाहते हैं लोगों को, तो यहाँ पे समाज की जो बुराइयाँ हैं वो सामने आ जाती हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बना के लिख सकते हैं। इसके बाद है शिक्षण विधि की समस्या। शिक्षण विधि की समस्या मतलब कि जो शिक्षित करते हैं उनके पास शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है, या ऐसा माहौल नहीं हो पाता है जिससे वो शिक्षित कर सके, तो ये समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है। अगला है धार्मिक समस्या। हर धर्म की अपनी अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक संस्कृति उसकी होती है, और हर धर्म के लोग जो है अपने से संबंधित शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो अगर उनसे संबंधित शिक्षा को प्रदान किया जाए तो वहाँ भी जो है समस्याएं प्रकट होती हैं। अगला है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है क्योंकि सारा खेल समाज का ही होता है। समाज के लोग अगर शिक्षित होते हैं तो आने वाला जो है भविष्य भी शिक्षित होगा, और पूरा का पूरा जो है जनसंख्या शिक्षा संबंधी जो है उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन समाज की समस्या सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है क्योंकि समाज के लोग ही नहीं चाहते हैं कि लोग शिक्षित हों। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये लिख सकते हैं। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है विषय वस्तु की समस्या। विषय वस्तु की समस्या का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास बुक्स नहीं है, किताब नहीं है, नोट्स नहीं, तो कैसे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। इसका मतलब है कि जिस टॉपिक पे शिक्षित किया जा रहा है, जनसंख्या के बारे में बताया जा रहा है, ऐसी बातें, ऐसी विषय वस्तु हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए ताकि जो है लोगों को शिक्षित किया जा सके। अगला है अभिभावकों के विरोध का समस्या। और जो अभिभावक होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो भी विरोध करते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे को स्कूल में या फिर कहीं पे जो है उसको शिक्षा दी जाए यौन से संबंधित जो है, तो अगर ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है तो अभिभावक भी नाराज़गी जाहिर करते हैं कि हमारे बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, तो वो भी तरह से समस्या प्रकट होती है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बना के लिखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल अलग से भी पूछा जा सकता है, नहीं तो जो ये वाला सवाल है इसी में मिला के जो है इसको समस्या का समाधान भी पूछ सकता है। तो जो समस्याएं होंगी उसी को दूर करना है। तो दूर कैसे करना है ये भी एक प्रकार से जो है देख लीजिए। जैसे लिखिए, समाज में फैले जो अंधविश्वास उसको दूर किया जाना चाहिए। अगर आपको सामाजिक शिक्षा प्रदान करनी है तो समाज में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासी लोग हैं, इनको पहले दूर करना होगा, इनके अंधविश्वास को खत्म करना होगा, तभी हम जनसंख्या संबंधी शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, समाज की कुरीतियां खत्म करके जनसंख्या शिक्षा का बढ़ावा दिया जा सकता है। समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां व्याप्त हैं, अगर इन कुरीतियां, इन बुराइयों को खत्म कर दिया जाए तो हो सकता है कि जनसंख्या शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों लिखेंगे, समस्त शिक्षकों को जनसंख्या शिक्षा की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी जो समस्त शिक्षक होते हैं उनको जनसंख्या संबंधी जो भी विषय वस्तु होनी चाहिए, जो भी सामग्री होनी चाहिए, जो भी जानकारी होनी चाहिए वो उपलब्ध हो, ताकि वो जनसंख्या शिक्षा संबंधी जो है लोगों को शिक्षा प्रदान कर सकें। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस एक बार समझ जाएंगे तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, धार्मिक समस्या शिक्षा में बाधक है जिसे दूर करना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया कि धार्मिक समस्या सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, और अगर इस धार्मिक समस्या को खत्म करके जो है जो अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं लोगों के मन में, अगर उनको समाप्त कर दिया जाए तो हम जनसंख्या संबंधी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अगला पॉइंट ले सकते हैं, समाज के लोगों में ये धारणा होती है कि उनके बच्चे यौन संबंधी जानकारी ना दी जाए। मैंने आपको बताया था कि जो अभिभावक होते हैं वो भी एक तरह से संतुष्ट नहीं होते हैं, अभिभावक भी एक तरह से आपत्ति दर्ज करते हैं कि जो है हमारे बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है।
तो जो ये शिक्षा है, यौन संबंधी शिक्षा जो है ये लोगों को ना दिया जाए, ऐसा लोग मानते हैं समाज के लोग। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, समाज के सभी वर्गों को जनसंख्या शिक्षा का महत्व से अवगत कराना। जो समाज के सभी वर्ग के लोग हैं इनको जो है जनसंख्या से संबंध जो शिक्षा का महत्व है इसको बताया जाए, समझाया जाए। देखिए बहुत सारे ऐसे जो है स्कूल के लोग होते हैं, बहुत सारे प्राइमरी सरकारी टीचर होते हैं प्राइमरी के, वो घर घर जाते हैं कि कहते हैं अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए, अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए इस विद्यालय में। तो कहने का तात्पर्य कि टीचर आज की डेट में जा रहा है बच्चों को खोजने। पहले होता था कि बच्चे चलकर स्कूल में जाते थे, लेकिन आज ज़माना बदल गया है। आज टीचर जा रहे हैं बच्चों को खोजने की, आइए विद्यालय में पढ़िए। तो शिक्षा का महत्व कहाँ रह गया? शिक्षा का महत्व नहीं रह गया, लेकिन अगर हम समाज के विभिन्न वर्गों को शिक्षित करें तो जनसंख्या संबंधी शिक्षा को हम प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये कई टाइप के बनेंगे, जैसे मान लीजिए आपका अति लघु सवाल इसमें भी है, और इसके बाद जो है लघु भी सवाल इसमें है, और आपका जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी इसमें शामिल है। तो हर टाइप का सवाल जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। सवाल यहाँ पे, सामाजिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक शिक्षा क्या है इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले प्यारा सा हेडिंग डालेंगे सामाजिक शिक्षा, और इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रौढ़ स्त्री पुरुष को साक्षरता तथा जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था को सामाजिक शिक्षा कहा जाता है। यहाँ पे दो शब्द इस्तेमाल किया गया है। पहला कि प्रौढ़ स्त्री पुरुष को शिक्षा, यानी जो प्रौढ़ होते हैं, प्रौढ़ का मतलब जैसे युवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था होता है ना, इस प्रकार से। तो जो प्रौढ़ होते हैं, जो युवा होते हैं, ठीक है, जो यूथ है, इनको जो है स्त्री पुरुष को साक्षरता यानी शिक्षित किया जाए, और इनके जीवन उपयोगी जो शिक्षा है वो ज्ञान प्रदान किया जाए, ऐसी शिक्षा प्रदान किया जाए। तो अगर इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को सामाजिक शिक्षा कहा जाता है। अगर आप इसको अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए, समाज के वर्गों के लोग या समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को शिक्षित करना सामाजिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए संसाधन क्या है इसके, कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से संसाधन हैं जहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो शिक्षा केंद्र, जैसे स्कूल, विद्यालय, जो कॉलेज होते हैं, यहाँ पे शिक्षा का केंद्र होता है, शिक्षा का मंदिर होता है, लोग यहाँ पे शिक्षा के ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा केंद्र पर जो है इनको शिक्षित किया जा सकता है। अगला है समाचार पत्र। देखिए जो न्यूज़पेपर, जो समाचार, जो अखबार आते हैं गाँव से लेकर शहर में, तो जो अखबार होते हैं इसके माध्यम से लोग जो है समाज के लोग शिक्षित होते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, वहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं, देखते हैं कि आज देश में क्या चल रहा है, कि जो है कौन सा चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी जो है जानकारी जो है समाचार पत्र के माध्यम से मिल जाता है। तो ऐसी भी शिक्षा सामाजिक शिक्षा के नाम से जानी जाती है। दूसरा है आकाशवाणी। पहले लोग रेडियो ज़्यादा सुनते थे, लेकिन अब आज के डेट में रेडियो बहुत कम सुनते हैं। तो रेडियो के माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिलती थी। अब यहाँ पे आकाशवाणी मतलब रेडियो से भी लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। अगला दोस्तों यहाँ पे है पत्रिका। पत्रिका का मतलब ये होता है विभिन्न प्रकार के, जैसे पुस्तक वगैरह होते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, लोग पत्रिका पढ़ते हैं, फिर उनको जानकारी मिलती है कि अच्छा ये चीज़ घटना घटी थी। तो कहने का तात्पर्य कि पत्रिका के माध्यम से भी लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। टेलीविज़न, टीवी के माध्यम से भी लोग शिक्षित होते हैं, लोग न्यूज़ देखते हैं, अलग अलग प्रकार की मूवी वगैरह देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है टेलीविज़न पे उपलब्ध होती हैं। तो वहाँ से भी लोग टीवी वगैरह देख के जो है समाज के लोग शिक्षित होते हैं। तो ये हो गए इसके संसाधन और ये उसके स्रोत, तो आसानी से उसको आप लिख सकते हो। अगला दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सवाल है कि सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का शिक्षा के क्षेत्र में महत्व या उपयोगिता को बताइए। तो अगर इस प्रकार से सवाल पूछता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे प्रश्न समझ जाइए कि क्या कहना चाह रहा है। सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना या शिक्षा के क्षेत्र में महत्व बताइए, इसका उपयोगिता बताइए, इसकी विशेषता बताइए। कुछ भी अगर आपसे पूछता है तो इसका आंसर वही होगा, बस आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना कि पूछा क्या जा रहा है। देखिए अगर आपको जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होना है तो आपको सूझबूझ के साथ काम करना होगा। कहते हैं ना भैया, सूझबूझ के साथ जो है काम करेंगे तो जो है आपका काम आसानी से हो जाएगा। सूझबूझ का काम का मतलब क्या होता है, आप जो है बड़े दिमाग से जो है अपना तैयारी करिए और
अच्छे से तैयारी करने के बाद अपने जो है कॉपी को सूझबूझ के साथ लेके अपने दिमाग से लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए, तब जो है आपको अच्छा नंबर मिलेगा। वही बात यहाँ पे कहा गया कि किसी काम को सूझबूझ तरीके से करना, यानी सही तरीके से करना, दिमाग से करना, बुद्धि से करना, ये जो है सूझबूझ या अंतर्दृष्टि कहा जाता है। अंतर्दृष्टि मतलब आत्मा से देखकर, अपने मन से देखकर, वहाँ से सीखना। जैसे आप किसी को देखकर जो है सीखते हैं, अपने अंदर से झांक कर देखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या हम सही पढ़ रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। तो अपनी आत्मा से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ से आपको आवाज़ आएगी, कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। आइए इसका आंसर देखते हैं। इस विधि के आधार पर सीखने में समय की बचत होती है। अगर सूझबूझ के साथ, आप तर्क के साथ, कल्पना के साथ जो है पढ़ते हैं तो आपको जो है आपको सीखने में जो है मदद मिलेगा और समय की बचत होगी। बुद्धि का विकास होता है। अगर आप सूझबूझ के साथ काम करते तो बुद्धि का विकास होता है, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा होता है उसको विभिन्न प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं। जब वो खिलौना दिया जाता है तो खिलौना कभी कभी टूट जाता है। जब खिलौना उसको टूट जाता है तो उस खिलौने को जोड़ने की कोशिश करता है, अपनी सूझबूझ के साथ वो खिलौने को जोड़ने की कोशिश करता है। बच्चा अपना बुद्धि लगाता है, अपना जो है तर्क लगाता है, कल्पना करता है कि किस प्रकार से ये कोई जो है ये गाड़ी या फिर जो खिलौना है वो टूट गया, वो किस प्रकार से जुड़ेगा, किस प्रकार से बनेगा। वो अपनी दिमाग लगाता, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो जब वो लगाता है दिमाग तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। अगर उस दिन नहीं बना तो आने वाले दिन में कुछ ना कुछ जरूर बनाएगा। तो ये होता है तर्क, ये होता है कल्पना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट लिखें, कठिन विषयों को समझने में इस विधि के द्वारा महत्व होता, मतलब बहुत मदद मिलती है। तो जो कठिन विषय होते हैं, बहुत लोगों को जो है कठिन विषय होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक विषय होता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक विषय बहुत ही ज़्यादा घटिया लगता है। तो 5 विषय में एक विषय आपको बहुत ज़्यादा जो फेवरेट लगता है उसको तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो कठिन लगता है उसको तो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर सूझबूझ के साथ पढ़ा जाए तो ये भी विषय जो है आसान लगने लगता है। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला लिखेंगे कि नए नए आविष्कार में अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में भी जो है काम किया जाता है और इसमें जो है काफ़ी मदद मिलती है। जब कोई सूझबूझ के साथ काम करता है दोस्तों तो उसमें नए नए आविष्कार होते हैं, बहुत सारे जो है चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो अगर इस प्रकार से काम किया जाए तो नए नए आविष्कार के साथ साथ हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आगे है रचनात्मक कार्यों में काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। जो रचनात्मक कार्य होते हैं, जो कलात्मक कार्य होते हैं, अगर सूझबूझ के साथ काम किया जाए तो उसमें भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और काफ़ी जो है हद तक सीखने को मिलता है। अगला लिखेंगे, सूझ के द्वारा मनुष्य जी के जीवन में अनेक जटिल समस्याओं का शीघ्र ही समाधान या उसका खोज निकलता है। जिससे बहुत सारे मानव होते हैं, मानव क्या मतलब कि जो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में कई सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं को सूझबूझ के साथ अगर दिमाग लगा के अगर उस समस्याओं का समाधान निकाला जाए दोस्तों तो उस समस्या का समाधान निकल सकता है। और यही जो है सूझ के द्वारा या बूझ के द्वारा जो है काम होता है। तो ये जो है इसका आंसर आप आसानी से इसके बारे में ले सकते हैं कि कैसे सूझबूझ के द्वारा काम किया जाता है। अगला पॉइंट दोस्तों, प्रेरणा क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रेरणा क्या है? आइए समझते हैं प्रेरणा क्या है। तो प्रेरणा दोस्तों एक शक्ति का नाम है। ठीक है, एक शक्ति का नाम है जो व्यक्ति के व्यवहार या कार्यों में उत्पन्न करती है तथा बनाए रखती है। अब प्रेरणा का मतलब क्या होता है? प्रेरणा का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा अंदर की एक एनर्जी मिल रही है, एक शक्ति मिल रही है। जिससे मैं कहूँ कि अगर आप नहीं अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो है आप पास नहीं हो पाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो अपने जो आपके सपने हैं उसको साकार कर सकते हैं दोस्तों। आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने की, आपके अंदर चाहत होनी चाहिए कुछ करने की। अगर आपके अंदर जुनून है, चाहत है, तो आप दुनिया में इतिहास रच सकते हो, आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर मन में ठान लिए हैं ना तो समझ लीजिए कि 90% आपके कदमों में होगा। लेकिन अगर नहीं ठानेंगे, नहीं सोचेंगे, जुनून नहीं होगा तो नहीं आ पाएगा। तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपके अंदर हो सकता है कि एक एनर्जी उत्पन्न हो, एक प्रेरणा मिले आपको, एक एनर्जी उत्पन्न हो, एक शक्ति प्रदान हो। और जो शक्ति आपको मिल रही है यही शक्ति उसके व्यवहार में, उसके जीवन में, उसके कार्यों में उत्पन्न करती है और उसमें परिवर्तन होता है। तो यही जो प्रेरणा है यही प्रेरणा कहलाती है। यानी शक्ति जो होती है, जो हमारे अंदर एक एनर्जी उत्पन्न करती है, यही जो है
प्रेरणा है, एक तरह से मोटिवेशन भी कह सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रेरणा के कार्य क्या क्या है। प्रेरणा के कार्य क्या है ये पूछ सकता है, अथवा आपसे पूछ सकता है कि सीखने में प्रेरणा की भूमिका का वर्णन कीजिए, और पूछ सकता है कि प्रेरणा के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या है प्रेरणा का कार्य? आइए प्रेरणा के कार्य को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रेरणा द्वारा सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। जब तक बालक में प्रेरणा जागृत नहीं होती है तब तक वह खुद भी नहीं सीख सकता है। मैंने वही बताया कि जब तक आपके अंदर से नहीं आवाज़ आएगा, जब तक आप नहीं चाहोगे, तब तक आप चाह कर भी कुछ सीख नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर चाहत है ना, चाहत होनी चाहिए दोस्तों आपके अंदर, किसी के प्रति आपके पास अगर आपकी चाहत है तो समझिए कि वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे कोई भी काम हो, अगर आपके अंदर चाहत है ना तो वो चाहत ही आपको सब कुछ करवाएगी। अगर चाहत नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सारा खेल चाहत का है। वही चाहत आपके अंदर एक एनर्जी बनकर आती है, और जो प्रेरणा होती है वही एक तरह से चाहत होती है जो आपके अंदर शक्ति प्रदान करती है और आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो। अगला है दोस्तों, सीखने के लिए छात्र के व्यवहार में नियंत्रण होना चाहिए। व्यवहार के नियंत्रण के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रेरक उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपका व्यवहार भी नियंत्रण, आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी से कुछ पूछते हो, किसी से कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आप उस व्यक्ति से सीखना चाहते हो तो आप उससे प्रेम से बात करोगे या नफरत से बात करोगे, है ना। आप कहोगे कि आप प्रेम से बात करो तभी वो सिखा पाएगा, लेकिन अगर आप नफरत से बात करोगे तो हो सकता है कि आपको सिखाए ना, बल्कि वहाँ पे कलेश हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो दोस्तों जो सीखने वाला व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, उसके व्यवहार में नियंत्रण होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और व्यवहार अच्छा होगा तो कहीं न कहीं वो सीख सकता है। और सारा खेल जो है ये प्रेरक होता है, यानी जो उसके अंदर एक एनर्जी उत्पन्न करता है। ठीक है, आगे है तीसरा पॉइंट, अच्छी आदतों को सीखने तथा चरित्र के निर्माण के लिए प्रेरकों की योगदान सराहनीय होता है। प्रेरक का मतलब होता है जो प्रेरणा देने वाले होते हैं, यानी जो एक प्रकार से जो आपको एनर्जी देने वाले होते हैं, जो शक्ति प्रदान करने वाले होते हैं, ये प्रेरक होते हैं जो प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो अगर आपके चरित्र में कुछ परिवर्तन होता है, अगर आपके सीखने की आदतों में कुछ परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं प्रेरक। जैसे आपको पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं, सिखाते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप सीख रहे होंगे, यहाँ पे जो आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे जो आपको समझ में आ रहा होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, यानी आपके सीखने के और चरित्र के निर्माण में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगला देखिए, किसी भी विषय को सीखने अथवा याद करने के लिए ध्यान केंद्र की जरूरत पड़ती है, और ये ध्यान केंद्र तभी होगा जब आपके अंदर एक एनर्जी होगी, आपके अंदर एक चाहत होगी, और चाहत जो है वो प्रेरणा के द्वारा ही आता है। ठीक है, आगे इसको अच्छे से बना के दोस्तों आप ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगला है, सीखने के संपूर्ण प्रक्रिया में प्रेरणा का सबसे बड़ा योगदान होता है। बहुत सिंपल सेंटेंस है कि जब तक आपके अंदर प्रेरणा नहीं होगी, आपके अंदर चाहत नहीं होगी, तब तक आप सीख नहीं सकते हैं। और चाहत होगी ना तो आप कहीं से कुछ भी कभी भी सीख सकते हैं, अगर चाहत होगी तब। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने की प्रेरणा के लक्षण क्या है, संक्षेप में बताइए, या फिर इसकी विशेषताएं भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विशेषताएं पूछे चाहे लक्षण पूछे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। समझने की कोशिश करते हैं क्या ले सकते हैं। विद्यार्थी जब प्रेरणा द्वारा उत्साहित होता है तब जब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है वह निरंतर प्रयास करता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थी जो होता है वो प्रेरणा, यानी जो उसके अंदर एक शक्ति होती है, जो चाहत होती है, उससे हमेशा उत्साहित रहता है, और जब तक उत्साहित रहता है जब तक उसके अंदर जो है उसको कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसकी पहली जो है विशेषता हो जाएगी। ठीक है, अगला है कि प्रेरणा की दशा में विद्यार्थी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहता है। अगर आपके अंदर चाहत, जुनून है ना, तो आपके अंदर मोटिवेशन बना रहेगा, और जब तक बना रहेगा जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक बोर्ड परीक्षा में 90% अचीव नहीं कर सकते हैं, तब तक वो जुनून, वो चाहत आपके अंदर बना रहेगा, और प्रेरणा आपके अंदर रहेगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए कुछ करना है दोस्तों। तो आप जो है आपके अंदर एनर्जी बनकर उभरेगी, और आप वो जुनून के साथ, वो चाहत के साथ जाएंगे और इतिहास रच कर आएंगे। ठीक है, आगे देखिए,
प्रेरणा द्वारा कार्य करने की दशा में व्यक्ति के शरीर में अधिक शक्ति और संचालन होता है। आपके अंदर जब कोई मोटिवेशन आप कहीं देखते हैं ना, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, परिवर्तन होता है कि भाई दुनिया हिला के रख देंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब कभी मोटिवेशन डाउन हो जाता है तो ऐसा लगता है कि भाई अब ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन ज़िंदगी में बहुत कुछ दोस्तों है, बहुत कुछ है। जो जीवन है, इस जीवन को जीना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, मरना आसान है। तो आपको आपके अंदर जो जुनून है, जो चाहत, उसको बनाए रखना है। चाहत रहेगी तो आपके अंदर परिवर्तन होगा और आप इतिहास रचकर जरूर आओगे। मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ में है। आप अच्छे नंबर से पास हो सभी लोग, ये मैं दुआ करता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला आपके सामने है, रुचि क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सिंपल वर्ड है, आप जानते हैं रुचि क्या है। ये रुचि किसी लड़की का नाम नहीं है दोस्तों, बस यहाँ पे ये समझना है कि रुचि आपके अंदर कोई इंटरेस्ट है। रुचि, इंटरेस्ट, यानी आपके अंदर कोई चाहत, ये भी है। ठीक है, ये भी एक तरह से चाहत ही होता है। चाहत होगी यानी रुचि, रुचि का मतलब क्या होता है, चाहत ही होता है। जैसे चाहत होगी तो प्रेरणा उत्पन्न होगा, ऐसे ही रुचि है। रुचि वह अभिप्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं। जैसे मान लीजिए कोई एक लड़की है, ठीक है, आपने गाना सुना होगा, कोई एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, है ना। कैसा लगा भाई, तो कैसा लगा आइए देखते हैं। जैसे मान लो एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, इस लड़की को देखा, ठीक है, एक लड़का इस लड़की को देखा, तो अब इस लड़के को इस लड़की के अंदर कोई रुचि आ गई है ना, कोई रुचि आ चुकी है, कोई इंटरेस्ट आ चुका है, कोई लालच आ चुकी है, कोई चाहत आ चुकी है। अब क्या करेगा ये लड़का, इस लड़की की ओर आकर्षित होगा। किसके द्वारा होगा, रुचि के द्वारा। जब तक रुचि नहीं होगी, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, इस लड़के में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, तो भाई आकर्षित कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब ये लड़का ये लड़की के प्रति आकर्षित होगा तो अब इसके अंदर कुछ बदलाव होगा, कुछ परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन ही रुचि कहलाता है। क्योंकि उस जो लड़का ये लड़का इस लड़की के प्रति आकर्षित इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी देख लिया है, ऐसी चीज़ें देख लिया है, कोई खूबसूरती, कुछ भी चीज़ें देख सकता है और देख के जो है उस रुचि की मतलब कि उसके द्वारा जो है आकर्षित हुआ है। तो ही बात यहाँ पे कहा गया है कि ये भी एक तरह से शक्ति होता है और इसमें जो है क्रिया को ओर ध्यान दिया था कि वो काम क्या कर रहा है, इसके बाद क्या करेगा। तो रुचि इस प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि रुचि के प्रकार बताइए। देखिए रुचि कितने प्रकार की होती है। रुचि जन्मजात होती है और अर्जित होती है। जन्मजात का मतलब ये होता है कि बहुत लोग के अंदर जन्मजात का मतलब जन्म से ही रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, और अर्जित का मतलब जो प्राप्त करते हैं रुचि, कहीं से देख कर, कहीं से सीख कर। ये जो सीख कर हम का जो है रुचि अपने अंदर लाते हैं। जैसे हमने किसी को देखा तो हम कहते हैं यार कितना अच्छा इंसान है, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो अगर हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी इंटरेस्ट, उसकी रुचि, उसकी फैशन, उसकी चाहते अगर अपने अंदर आकर्षित कर लें, अपने अंदर समाहित कर ले, तो ऐसी रुचि को अर्जित रुचि कहा जाता है। और एक होता है जन्मजात, लोगों को जन्म से ही वो रुचि उत्पन्न होती है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, तो वो जन्मजात, वो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है क्योंकि वो जन्मजात रुचि उसके अंदर है। वो बचपन से ही डॉक्टर देखते आ रहा है, तो बचपन से देखते आ रहा है तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है। तो इस प्रकार से वो जन्मजात रुचि होती है। और अर्जित मतलब जो हम समाज में देखते हैं, फिर देखते हैं कि यार मैं भी यही बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। तो आप किसको देखकर कहें, किसी समाज को, लोगों को देखा होगा तभी तो कहा होगा। आपके घर में ऐसा माहौल नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर पाते होंगे, है ना। लेकिन जो जन्म से आधारित होता है वो जन्म से ही देखते हैं कि उनके अंदर रुचि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है कि सीखने या शिक्षा की रुचि के महत्व का वर्णन कीजिए। सीखना या शिक्षा, बात एक ही होता है क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही लोग सीखते हैं। आइए इसके महत्व को देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन से लेकर शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आप इसे अच्छे से जरूर रिवाइज करें दोस्तों। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, रुचि का ज्ञान रहने से ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में संभव होते हैं जिनको रुचि से मेल खाते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर रुचि का ज्ञान है आपके अंदर इंटरेस्ट है, किसी के प्रति मतलब कोई चाहत है, तो अगर आपके अंदर ऐसी प्रक्रिया है
रुचि है आपके अंदर, तो शैक्षिक जो कार्यक्रम होते हैं वो संभव होते हैं और जो है उनकी रुचि से जो है मेल खाते हैं। तो ये सबसे बड़ा महत्व हो जाएगा। अगर आपको रुचि होगी, चाहत होगी, तो आप सीख सकते हैं, ऐसे भी आप बातों को समझ सकते हैं। अगला है कि रुचि की जानकारी के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण की सहायता मिलती है। अगर आपको रुचि है, इंटरेस्ट है, जैसे मान लो आपके 5 विषय हैं, ठीक है, इस 5 विषय में आपको एक विषय में बहुत ज़्यादा रुचि होगी और लेकिन एक विषय में आपको रुचि नहीं होगी, तो उस विषय में रुचि जब नहीं है तो अगर उसमें रुचि लाया जाए, इंटरेस्ट लाया जाए, वो इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब उसमें मन लगेगा। मन कैसे लगेगा? देखिए मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ आपको। मन कैसे लगेगा? मन जब लगेगा जब तक उसमें आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होगा, ठीक है। जब पसंद होगा तो फिर क्या लगेगा? मन लगेगा, और जो मन लगेगा तो पसंद होगा, और पसंद होगा तो मन लगेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है? तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपको रुचि नहीं है तो आप पहले उसे पसंद करिए। पसंद क्यों होगा? अब सवाल यहाँ पे आता है, ठीक है। वो चीज़ पसंद क्यों होगा? क्योंकि आपको उसमें रुचि है, तभी तो पसंद होगा, और रुचि नहीं है तो पसंद नहीं होगा, तो पसंद होगा तो मन लगेगा। सिंपल सा खेला है दोस्तों। तो यहाँ पे बस आप इतना समझिए कि रुचि की जानकारी होगी तो आपका जो पाठ्यक्रम निर्माण है उसमें भी सहायता मिलती है। आगे है, छात्रों की रुचियों को पता लगाकर उनके अनुकूल विषय पढ़ने के लिए प्रोत्साहित निर्देशित करना चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए जब आप हाई स्कूल पास करते हैं तो हाई स्कूल पास करने के बाद जो है कुछ लोग साइंस में, कुछ लोग आर्ट्स में, कुछ लोग कॉमर्स में, कुछ लोग एग्रीकल्चर में, इस प्रकार से डिवाइड हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो क्यों जाते हैं, क्यों लोग साइंस चूज करते हैं, क्यों लोग आर्ट में आते हैं, क्यों लोग कॉमर्स में जाते हैं, क्यों लोग एग्रीकल्चर में जाते हैं? क्योंकि उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि उसी में है, इसीलिए वो अलग अलग अपना विषय सेलेक्ट करते हैं। जो भी विषय आप चूज करते हैं वो भी एक तरह से रुचि के अनुसार ही चूज करते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे दोस्तों आती है कि अगर छात्रों के अंदर रुचि को पता लगा लिया जाए तो उनको जो है उनके विषय पढ़ने में उनको मदद मिलती है। आगे लिख सकते हैं इसमें 2 लाइन और कि छात्रों की रुचि के अनुकूल शिक्षण विधियां अपनाने में सहायता मिलती है। अगर रुचि जिस छात्र को जिस विषय में रुचि है तो उस प्रकार से उसको शिक्षण में जो है बढ़िया से जो है शिक्षण कार्य जो है कराया जा सकता है। अगर रुचि नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसको पढ़ने मज़ा नहीं आएगा। रुचि को ध्यान रखते हुए व्यवसाय चुनने में भी अध्यापक सहायता कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी को कुछ काम पसंद है, किसी को कुछ काम पसंद है, किसी को कुछ काम पसंद है। अब ये अलग अलग पसंद है उनको काम, तो कैसे पसंद है? रुचि के द्वारा ही पसंद है, ठीक है। तो अध्यापक क्या करते हैं, उनके जो भी पसंद काम होते हैं उनको उसी के अनुसार गाइड करते हैं ताकि वो जो है अपने से संबंधित व्यवसाय को कर सकें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कि पुरस्कार देने के मुख्य उद्देश्य को उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, या पूछ सकता है कि पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं। आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में आपको पुरस्कार दिया गया होगा, इनाम दिया गया होगा। आइए समझते हैं कि पुरस्कार जो है इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों दिए जाते हैं पुरस्कार। देखिए पहला पॉइंट, किसी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो उसके लिए क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। बहुत सिंपल आसान शब्द है कि जब पुरस्कार तभी दिया जाता है जब कोई अच्छा प्रदर्शन करता है किसी भी प्रतियोगिता में, चाहे कोई खेल हो, चाहे कोई चित्रकला हो, या फिर कोई अन्य जो प्रतियोगिताएं होती हैं, सभी प्रतियोगिताओं उसमें जो है अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आप इसके बारे में ले सकते हैं आसानी से। अनुशासन की स्थापना, अनुशासन की स्थापना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को अनुशासन में बनाए रखते हैं। जब वो अनुशासन में बनाए रखते हैं तो टीचर की नज़र में अच्छे होते हैं। फिर वही जो बच्चा अनुशासित जो होता है उसी को पुरस्कार दिया जाता है। आगे ले सकते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो है, अगला पॉइंट है चरित्र और व्यवहार का उत्थान। उत्थान का मतलब ऊपर उठाना। चरित्र और व्यवहार का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल में जिनका चरित्र, कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, उनका बिहेवियर, व्यवहार बहुत अच्छा होता है, और इन सबको मद्देनज़र देखते हुए वो जो है अनुशासित होते हैं, और ऐसे बच्चों को जो है वो पुरस्कार के रूप में जो है उन्हें जो है इनाम वगैरह दिया जाता है। इसके बाद अध्यापकों का आदर भाव करना। बहुत सारे ऐसे जो है बच्चे होते हैं जो अध्यापक का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, और इसके आदर सम्मान भाव के साथ जो है अपने आप को अनुशासन में बनाए रखते हैं, और ऐसी प्रक्रिया में जो है उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
ठीक है। आगे लिखेंगे सबसे अलग कार्य करना। सबसे अलग कार्य करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, ठीक है, आपके क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में से सबसे अलग काम किया आपने। अलग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप टॉपर बन गए हैं, ठीक है, या फिर और कुछ काम किए हैं, तो अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो टॉपर भी बनेंगे, अच्छा नंबर लेकर आएंगे। तो जब आप अच्छा नंबर लेकर आएंगे, टॉपर बनेंगे, तो जो है आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपको सम्मान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको जो है आसानी से लिख सकते हैं। आगे दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसे अच्छे से जानते होंगे, आपके साथ ऐसा भी कार्यक्रम यहाँ पे हुआ होगा कि विद्यालय में दंड देने के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए, अथवा करके इसी सवाल को पूछ सकता है दंड क्या है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है, या पूछ सकता है आपसे कि सीखने में दंड की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। आइए समझते हैं दंड क्या होता है। आपको भी स्कूल में कभी दंड मिला होगा, अगर नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिला होगा तो क्यों मिला होगा, आइए उसको समझते हैं दंड क्या होता है। दंड देने का अर्थ होता है सजा या फिर कष्ट से होता है। 2 पॉइंट है, सजा या कष्ट, बात एक ही होता है। तो दंड देने का जो अर्थ होता है वो सजा या कष्ट होता है, जिससे भविष्य में पुनः वो गलती ना कर सके। अगर कोई टीचर आपको मारता है, कोई आपको जो है डांटता है, तो इसीलिए करता है कि आपने कोई गलती किया होगा, भविष्य में गलती ना कर सके, इसीलिए वो दंड देता है। वो दंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे दर्द, कोई भी दर्द हो सकता है, निंदा कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, क्षतिपूर्ति लगा सकते हैं, आपके डांट फटकार कर सकते हैं, शारीरिक दंड, पीड़ा दे सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ दंड होते हैं जो स्कूल में जो है विद्यालय में दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में कि शिक्षा व जो है सीखने के क्षेत्र में दंड व्यवस्था से जो है प्रमुख लाभ या उपयोगिताएं या फिर जो है इसका आधार है। 3 टाइप के सवाल बनेंगे, लाभ पूछा है, उपयोगिता पूछा है, या फिर जो है इसका आधार पूछा है। तो तीनों का आंसर एक ही होगा। देखिए गलती में सुधार, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बार बार गलती करते हैं, तो उन्हें दंड दिया जाता है और गलती में फिर वो गलती आगे ना कर सकें, तो इसीलिए जो है मतलब सुधार कर सके गलतियों का, तो इसीलिए जो है उन्हें दंड दिया जाता है। और दंड कई प्रकार के होते हैं, ऊपर बताए हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। अपराध में कमी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा आपराधिक मामले में उनके नाम आ जाते हैं, तो ऐसा काम ना कर सके, ऐसी गलती ना कर सके, इसलिए जो है उन्हें दंड दिया जाता है। अगला है गलत आदतों से छुटकारा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बचपन में ही जो है गलत आदत में लग जाते हैं, जिसको सुधारने के लिए जो है उनको दंड दिया जाता है, ताकि जो है वो सही रास्ते पे चल सकें। बहुत सारे नशा पदार्थ जो है बचपन में ही करने लगते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो करते होंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर आप आज नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में जरूर समझेंगे, काश ऐसी गलती ना किए होते। अगला है अनुशासन की स्थापना, बहुत सारे से बच्चे होते हैं जो अनुशासित नहीं होते हैं, बार बार जो है उपद्रव, दंड जो है दंगा और बहुत सारी चीज़ें जो है उल्टा सीधा हरकत करते रहते हैं, तो उस अनुशासन के स्थापना को बनाए रखने के लिए उन्हें दंडित किया जाता है ताकि वो सुधर सके। अगला है चरित्र निर्माण में सहायक, लोगों के जो बच्चे होते हैं उनको उनके चरित्र में, उनके व्यवहार में उनको जो है अनुशासित बनाए रखने के लिए उनको दंड दिया जाता है, ताकि उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र, उनका भविष्य बन सके, और इसीलिए जो है उनको जो है दंडित किया जाता है। तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगा। अगला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि दंड देने से हानियाँ क्या होती हैं। आइए समझते हैं दंड देने से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। इसी सवाल को ऐसे ही पूछ सकता है कि शिक्षा में दंड देने वाले जो हानियाँ होती हैं उनकी विवेचना कीजिए, क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। आइए इनको समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हानियाँ बनती हैं। पहला पॉइंट है प्रतिशोध की भावना। आज की डेट में अगर कोई भी अध्यापक किसी भी छात्र या छात्रा को मार देता है तो उसके अंदर प्रतिशोध यानी बदला लेने की भावना होती है। वो कहता है कि बाहर निकलिए तब देख लेते हैं वहीं, ठीक है। तो ये ऐसी जो भावनाएं होती हैं आज की डेट में उत्पन्न होती है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन अगर कोई अध्यापक किसी भी छात्र या छात्रा को, किसी बच्चे को अगर मार देता है तो उसके अंदर खून खौल उठता है, बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है, और फिर वो कहता है भैया कि बाहर निकलेंगे तब इनको बताएंगे, है ना, ऐसी भावना होती है। अगला लिखेंगे प्रभावहीनता विकसित करना। प्रभावहीनता विकसित करने का मतलब ये यहाँ पे है, इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि जब कोई अध्यापक किसी भी बच्चे को मारता है तो उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वो अपने आप को जो है थोड़ा सा वीकनेस महसूस करता है, अपने आप को जो है बहुत जो है एक तरह से, जैसे लोग बच्चे होते हैं अपने आप में दुखी महसूस करते हैं कि हमको ही क्यों मारे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो उसके अंदर जो है एक प्रभावहीनता यानी अपने आप को बहुत
जो है छोटा समझने लगता है, मतलब कि एक तरह से कमज़ोर समझने लगता है कि मुझे जो है मारा जा रहा है बार बार। आगे है कि असंतुलन उत्पन्न करना। असंतुलन उत्पन्न करने का मतलब ये कि अगर कोई अध्यापक किसी बच्चे को मारता है तो वो जो है कुछ न कुछ अलग हरकत कर सकता है, या कुछ और जो है असंतुलित हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, या हो सकता है कि टीचर पे भी हाथ उठा सकता है। ठीक है, आज के डेट में ऐसा होता है कि टीचर के ऊपर बच्चे हाथ उठा देते हैं, मार देते हैं। तो ऐसा जो है ये समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो सकती हैं। मापदंड में कमी, सॉरी, मापदंड की कमी। मापदंड की कमी का मतलब ये होता है कि जो जो दंड दिया जाता है शिक्षकों के द्वारा बच्चों को, उसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मारते हैं, लेकिन फिर उनके बाद जो है उनको बच्चे भी बदला लेने के तैयार होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि ये भी एक समस्या यहाँ पे आती है। अगला है विपरीत प्रभाव पड़ना। कोई भी शिक्षक किसी भी अगर छात्र छात्रा को, बच्चे को मारता है तो उसका असर भी उस पर पड़ता है और विपरीत असर भी पड़ सकता है। तो इसमें मारपीट की भावना जो है काफ़ी ज़्यादा सामने आती हैं, बार बार जो है खबरें इसमें निकल कर सामने आती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अगर ये सवाल पूछ लेगा तो इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य, और इसका जो है आंसर लिखना शुरू करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे मानसिक रोगों और अस्वस्थ उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से ना पनपने देना, इसीलिए जो है ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत जो है इन बातों को रखा जाता है और इसी प्रकार से शिक्षा उनको दी जाती है ताकि जो है वो स्वस्थ रहें, वो किसी प्रकार के कोई मानसिक रोग ना हो। तीसरा पॉइंट व्यक्ति के मानसिक तथा व्यवहारिक संबंध रोगों के प्रारंभिक उपचार करना है। यानी जैसे अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के तहत जो है उसके द्वारा जो है लोगों को शिक्षित करके जो है उनको प्राथमिक उपचार जो है शुरू में ही दे दिया जाए, प्रारंभिक यानी प्रारंभ में ही उनको दे दिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। अगला ले सकते हैं यहाँ पे कि व्यक्ति की प्राकृतिक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए अच्छी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। मतलब है कि जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि जो है उनको मानसिक और शारीरिक रूप से कोई भी समस्या ना हो। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण उत्पन्न करना ताकि जो है किसी प्रकार का कोई भी मानसिक तनाव वगैरह ना हो। बहुत सारे लोग तनाव में चले जाते हैं, जब आपका बोर्ड का पेपर शुरू होता है तो बहुत लोग होते हैं जो तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे मानसिक कोई पीड़ा ना हो, कोई मानसिक बीमारी कोई ना हो, जिससे आप जो है स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, यही इसका उद्देश्य है। अगला पॉइंट यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति की स्थापना करने, जिसमें मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपना योगदान दे सके। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वस्थ पूरी तरह से है और विश्व शांति में जो है अपना योगदान स्थापित करते हैं। बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को जो है विश्व शांति में जो है अपने आप को स्थापित करते हैं और लोग जो है स्वस्थ रहते हैं। तो ये जो है इसको उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर तैयार करें।